नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। और सच कहूं तो आज देश का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं। अच्छा होगा भी कैसे? झालावाड़ के सरकारी स्कूल में आज सुबह ही तो बच्चे तैयार होकर पढ़ने पहुंचे थे और थोड़ी देर बाद ही उसी स्कूल के मलबे में उनकी लाशें निकली। क्या दिखाऊं आपको? बच्चों की लाशों की तस्वीरें। ना आप देखकर बर्दाश्त कर पाएंगे और ना हम कर पा रहे हैं। कोई भी नहीं कर पाएगा। सच बात तो यह है, आज झालावाड़ में सिर्फ बच्चे नहीं मरे, सिर्फ कुछ परिवार ही नहीं बिखरे हैं। ये विकसित हिंदुस्तान के सपने के बिखरने जैसा है। झालावाड़ में सिर्फ स्कूल की छत नहीं गिरी, ये उस हौसले के धाराशायी होने जैसा भी है जो सरकारी स्कूल में पढ़कर भी भारत को मजबूत बनाने की हिम्मत जुटाता है, सपना देखता है। लेकिन देखिए जरा कि टूटे स्कूल के मलबे के पास बच्चों की आज किताबें बिखरी पड़ी हुई। किताबों में तो आज भी ज्ञान की रोशनी वैसी ही है, लेकिन आज कई परिवारों के चिराग बुझ गए। जो बस्ता घर से मां ने बांध कर भेजा था वो यही बिखर गया। इस स्कूल की छत के नीचे सपने पलते थे। इसीलिए कह रहा हूं कि सिर्फ स्कूल की छत नहीं गिरी है, हम सब गिरे, हम सब टूटे, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर। लेकिन इस वक्त मैं भावुक शब्दों के बोझ तले इस बड़े मुद्दे को दबने नहीं दूंगा। बच्चों के लिए जो आंसू निकल रहे हैं, उन आंसुओं से मैं सवालों को धुलने नहीं दूंगा। मैं हर वो सवाल पूछूंगा जो पूछा जाना चाहिए, जो इस वक्त आपके मन में गूंज रहा है, और आपको दिखाऊंगा कि पूरे देश का हाल कैसा है। स्कूलों का हाल कैसे शिक्षा को लेकर तमाम सरकारी योजनाओं और गारंटियों के बीच आज भी खड़ी है तमाम जर्जर स्कूली इमारतें, और कैसे इनके बीच मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं गरीबों के बच्चे। जी, जो झालावाड़ की 14 साल की पायल थी, 8 साल की प्रियंका, 8 साल का हरीश, 10 साल का कुंदन, 6 साल का कान्हा और बाकी के सारे मासूम, ये सब किसी रईस परिवार से नहीं आते थे। आते तो शायद सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो। एक गरीबों के बच्चे थे। जिस देश में सैकड़ों साल पुरानी बनी अंग्रेजों की दौर की इमारतें आज भी जस की तस खड़ी हैं, हजारों बंगले हैं जो ब्रिटिश पीरियड के बने हुए हैं, जो कभी नहीं गिरते। लेकिन 10-20-50 साल पहले बना सरकारी स्कूल की जो छत थी, इमारत थी, वो ऐसे भरभरा कर गिर गई। कभी सुना है कि जापान, कोरिया या चीन में स्कूल की छत गिरी हो? ये सिर्फ भारत ही है। यही की शिक्षा व्यवस्था है जहां बच्चे जान हथेली पर रखकर पढ़ाई करने जाते हैं। और अब मैं इसे दुखद, पीड़ादायक, हृदय विदारक ऐसे शब्दों से इसे बिल्कुल नहीं बांधना चाहता। इस समय अगर कोई शब्द हमारे दिमाग में गूंज रहे हैं तो वह है सरकार, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग, उसके सरकारी अधिकारी, सांसद, विधायक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, सरपंच, टीचर। क्योंकि इन सब के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि बच्चों के सिर पर छत मजबूती से टिकी रहे। और अब हम इस मौके पर यह दिखाकर करें भी तो क्या करें कि किन किन लोगों ने इस पर दुख जताया है, इस हादसे पर किसने किसने शोक जताया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। लेकिन उस पोस्ट का क्या करेंगे हम? अभी तो बस आपको यह जानना चाहिए कि हादसे के बाद से झालावाड़ के ग्रामीणों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और वो गुस्सा जायज भी है, क्योंकि इनका कहना है कि लगातार बारिश से स्कूल की इमारत जर्जर हो गई थी, और यह बात सभी अधिकारियों को बताई गई थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बच्चों ने भी कहा कि छत गिरने से पहले उससे कंकड़ गिरने लगे थे।
और बच्चों ने बाहर खड़े टीचर्स को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और थोड़ी ही देर बाद पूरी की पूरी इमारत भर-भरा कर गिर पड़ी। आप खुद सुनिए जरा। सर अचानक नहीं गिरी, कंकर गिरे जब हमने सर से कहा सर हमको बाहर जाना, फिर अचानक से बिल्डिंग गिरी। स्कूल तो बहुत पुराना है सर, हमें भी पता नहीं है। अच्छा। पर हमने अगली 26 जनवरी पे भी सूचना दे दी थी। क्या? सरपंच को कह दी थी हमने कि भाई इसकी मरम्मत कराओ या फिर नई बिल्डिंग बनवाओ। स्कूल स्टाफ से कह दी थी। अच्छा। और जनपद साहब से सभी से कह दी थी हमने। मैंने कहा आप विधायक से सूचना दो, हम गांव वाले साथ देंगे तो। पर इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इसका जिम्मेदार पुलिस, ये स्कूल स्टाफ और सरपंच है। जितने भी बच्चे मरे दबे मलबे में। तो ये ग्रामीण तो बेचारा मासूम है, ये कह रहा है कि इसका जिम्मेदार जो स्कूल का स्टाफ है और सरपंच है, क्योंकि वो सरपंच से आगे देख ही नहीं पा रहा जिम्मेदारियों की का सिलसिला। वो नहीं समझ पा रहा इस बात को कि ये जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल के टीचर और सरपंच तक सीमित नहीं थी। ये जिम्मेदारियों का सिलसिला बहुत ऊपर तक जाता है और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो गरीब आदमी जहां तक देख पा रहा है, समझ पा रहा है, उसके हिसाब से जिम्मेदारी तय कर रहा है। लेकिन आप सोचिए कि क्या इतने बड़े स्कूल की छत का इस तरीके से गिर जाना, क्या इसके लिए सिर्फ टीचर और सरपंच जिम्मेदार है? उस बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्यों नहीं ध्यान दिया जिसके ज्यूरिसडिक्शन में स्कूल थी, ये स्कूल की इमारत थी? उसके डीईओ ने क्यों नहीं ध्यान दिया? और वहां की सरकार, उसके शिक्षा मंत्री, क्या उन लोगों की कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है? इन सब की जिम्मेदारी बच्चों के परिवार वालों को डर था, खुद बच्चे भी डरे हुए थे कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन इनके डर के सामने या इनके डर को लेकर किसी को फिक्र नहीं थी, सब बेपरवाह थे। स्थानीय प्रशासन झालावाड़ के जो कलेक्टर हैं अजय सिंह राठौर, वो दावा कर रहे हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि जो भी जर्जर भवन हो वहां स्कूलों में छुट्टी कर दी जाए। लेकिन खुद ही ये भी बोल रहे हैं कि न तो स्कूल जर्जर भवन की लिस्ट में था और न ही यहां बच्चों की छुट्टी की गई। अब बताइए कि मासूमों की मौत की जिम्मेदारी किसके सिर आएगी? एक बार जरा सुनिए कलेक्टर को और फिर खुद तय करिए कि इसकी जवाबदेही कहां तक जाती है। भविष्य में ऐसा कोई हादसा नहीं हो, इसके लिए कोशिश करेंगे। शिक्षा विभाग को हमारे निर्देश थे कि कोई भी ऐसा विद्यालय हो जहां ऐसा कुछ होने की संभावना हो, उसमें वो छुट्टी कर दें। और जो जर्जर भवन थे उनकी भी हमने सूचना दी, उसमें भी कोई स्कूल का नाम नहीं था। अब इसकी जांच करवाएंगे कि हादसे के क्या कारण है, जो भी दोषी हुए उनके। तो अजय सिंह राठौर डीएम है भाई, और कह रहे हैं कि इस तरीके से हादसे को रोकने के लिए वो दृढ़ संकल्पित हैं। गजब हाल है। जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो हम आपके इस संकल्प का क्या करेंगे भाई? इस संकल्प का क्या करें वो लोग जिनके घर के चिराग बुझ गए? क्या करे वो परिवार जिनका हंसता खेलता परिवार बिखर गया, जिनका भविष्य का सपना छिन गया? वो आपके इस संकल्प का क्या करेंगे? अचार बनाएंगे? अब रोकने की बात कर रहे हैं, पहले रोक लिया होता। भाई डीएम ही है ना, डीएम का ज्यूरिसडिक्शन एक जिला ही तो होता है, और एक जिले में कितने स्कूल होते हैं, और डीएम के नीचे पूरा शिक्षा विभाग है। डीओ से लेकर डीएससी से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर तमाम लोग होते हैं। ब्लॉक के लेवल पर शिक्षा के अधिकारी होते हैं साहब। भाई वो पूरा सिस्टम क्या कर रहा था आपका? तब क्यों नहीं सोचा आपने? क्यों नहीं अपने दफ्तर से बाहर निकले, जाकर एक राउंड लगाया होता जिले में, देखा होता कि कहां कहां, जब आपको इस बात की समझ थी, इस बात का अंदेशा था कि आपके जिले में जर्जर स्कूल हैं, इस तरह की
इमारतें हैं जहां की सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, जो कभी भी कब्रिस्तान बन सकते हैं, जो कभी भी जमींदोज हो सकते हैं इस बरसात में। तो घूमकर क्यों नहीं आपने जायजा लिया? आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या जांच कराकर आप इस जिम्मेदारी से बच निकलेंगे? हादसे की वजह जानने के लिए जांच टीमें जितने दिन चाय बिस्किट खाकर रिपोर्ट तैयार करेगी ना, उससे कम खर्च में इस स्कूल का शायद मरम्मत हो जाए। और विडंबना देखिए कि इन्हीं डीएम साहब को 3 महीने पहले सिविल सेवा दिवस पर विशेष सम्मान मिला था। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में इन्हें राजस्थान संपर्क पुरस्कार से सम्मानित किया था। और इनका संपर्क कितना कमजोर था कि जिले में एक कितना बड़ा स्कूल, उसकी जर्जर इमारत में इतने सारे बच्चे भरी बरसात में पढ़ रहे थे, डर डर के पढ़ रहे थे, शिकायत कर कर के पढ़ रहे थे। गांव के लोग चिट्ठियां लिख लिख कर परेशान थे। और इनका संपर्क देखिए, इन्हें खबर तक नहीं। ये खेल कैसे हो रहा है? असल में राजस्थान सरकार के संपर्क पोर्टल पे झालावाड़ के जितने लोगों ने शिकायत दी थी, उसका समाधान सबसे तेज रफ्तार से डीएम साहब और उनके प्रशासन ने किया था, इसलिए उनको यह सम्मान मिला। लेकिन इस स्कूल का क्या? स्थानीय लोग तो कह रहे हैं कि स्कूल की पहले से हालत खराब थी और इसके बारे में वो सब जगह शिकायतें करते रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्यों नहीं हुआ? क्या झालावाड़ प्रशासन सिर्फ उन्हीं दिक्कतों को दूर करता है जिसकी शिकायत ऑनलाइन आती है, ताकि आप अपना रिकॉर्ड बेहतर दिखा सके? क्योंकि ऑनलाइन जो शिकायतें आ रही है वो रिकॉर्ड में जा रही है। बाकी जनता का क्या है? बोलते रहो, उनका कारखाने में तूती की आवाज है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो गरीब और कम पढ़े लिखे लोग हैं या ऐसे इलाके हैं, वहां की समस्याओं की कोई सुनवाई नहीं है। वैसे हमारे सिस्टम का पुराना और एक तरीके से परफेक्ट पैटर्न है, हर हादसे के बाद जिम्मेदारी वाले सवाल पर यह सिस्टम एकदम साइड हो जाता है, उसके पास जवाब नहीं होता। यहां भी एक्शन के नाम पर शिक्षा विभाग ने 5 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बच्चों की मौत की जिम्मेदारी को ढूंढा जाता, उससे पहले प्रशासन ने स्कूल की बची खुची बिल्डिंग भी पूरी तरह से गिरा दी, ताकि कोई जांच में कुछ पता ही ना लग सके कि बिल्डिंग की असल में हालत कैसी थी और इसे क्यों नहीं रिपोर्ट किया गया। क्योंकि डीएम साहब तो कह रहे हैं कि जिले के जो जर्जर इमारतें हैं स्कूलों की, उसकी जो सूची है, उसकी जो लिस्ट है, उसमें इस स्कूल का नाम ही नहीं था। तो प्रशासन ने पहले जेसीबी से क्लासरूम का मलबा हटाया और उसके बाद जो बचा खुचा भवन था उसको सबको जमींदोज कर दिया, गिरा दिया। यानी सच की तलाश कितनी गंभीरता से हो रही है वो अपने आप में एक सवाल है। और यकीन मानिए कि यह तलाश भी कहीं किसी फाइल में जाकर खो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे शिकायत वाली चिट्ठी खो गई। आज से सिर्फ 10 दिन पहले राजस्थान के हर सरकारी स्कूल को यह चिट्ठी लिखी गई थी। लिखने वाला था राज्य का शिक्षा विभाग और चिट्ठी में लिखा गया था कि हर एक स्कूल ये जांचे कि इमारत की हालत कैसी है, क्षतिग्रस्त या जर्जर हिस्सों को तुरंत दुरुस्त करने के आदेश जारी किए गए थे। और बताया जा रहा है कि मॉनसून के दौरान गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूलों के ऐसी चिट्ठियां लिखने की एक रवायत बन गई थी। हर साल बारिश के पहले ऐसी चिट्ठी जारी कर दी जाती है विभाग से, और दावा किया जा रहा है कि ऐसी चिट्ठी झालावाड़ के अधिकारियों को लिखी गई थी। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि उन्होंने जवाब में लिख कर दे दिया कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देख लीजिए कि 10 दिन के भीतर कितना बड़ा हादसा हो गया, इमारत गिर गई, मासूम मर गए। प्रशासन अगर समय रहते चेत जाता तो इतनी बड़ी और इतनी दर्दनाक घटना होती नहीं। लेकिन यहां तो सिस्टम हादसे के बाद जागता है। झालावाड़ हादसे के बाद शिक्षा विभाग फिर हरकत में जरूर आया। इस बार एक और चिट्ठी लिख दी गई है। जयपुर के डीईओ को आदेश दिए गए हैं कि जर्जर और पुराने भवनों में चल रहे स्कूलों के विद्यार्थियों को यह कहा जाए कि वो स्कूल के भीतर नहीं बैठे। और हैरान मत होइएगा
कि 10 दिन बाद किसी स्कूल में किसी ऐसी चिट्ठी पर ही भूजा और चना और झाल मुड़ी रखकर टीचर खाते हुए दिख जाएंगे आपको। क्योंकि हमारे सिस्टम को ऐसी चिट्ठियों और उसकी अनदेखी करने की आदत पड़ी हुई है भाई। चिट्ठियों का क्या है, वो तो लिखते ही रहते हैं लोग। सरकारी अधिकारियों का काम है चिट्ठी लिखना, और जो जिनकी जिम्मेदारी है उनका काम है उसकी अनदेखी कर देना। ऐसे ही चलता है सिस्टम। तो जितना पुराना और लचर है हमारा सिस्टम, उतनी ही गजब की है हमारी पॉलिटिक्स भी। क्योंकि लचर सिस्टम और अजब सियासत का बहुत जोरदार रिश्ता है, चोली दामन का रिश्ता है। इसी मामले को लेकर अब किस तरह की सियासत हो रही है जरा देखिए। राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जो अशोक गहलोत सरकार में राज्य के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने शिक्षा मंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल में राजस्थान में काफी काम किया था। अरे भाई साहब, अब इतना काम किया ही होता तो स्कूल की छत कैसे गिरी होती? ऐसा तो नहीं है कि आपके कार्यकाल में स्कूल धरती पर था ही नहीं। सालों पुराना स्कूल है, कहा जा रहा है कि 60-70 साल पुराना स्कूल है। तो 2 साल पहले भी इसकी हालत कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही होगी, तभी तो गिरी अचानक से ऐसे भर भरा कर। असल में बात यह है कि ना आपने कुछ किया और ना अब कुछ हो रहा है, इसीलिए हादसे हो रहे हैं। और अभी जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, वो तो ये मान रहे हैं कि राजस्थान में हजारों की संख्या में जर्जर स्कूल हैं और सरकार ने स्कूलों की मरम्मत के लिए 200 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और काम को चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है ताकि सभी स्कूलों को सुरक्षित बनाया जा सके। शिक्षा मंत्री ये भी कह रहे हैं कि हर स्कूल भवन की मरम्मत तुरंत करा पाना संभव नहीं है, लेकिन जिन स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है वहां बच्चों को बैठाने पर पहले से रोक है। वैसे अगर रोक होती तो झालावाड़ में स्कूली बच्चों को ऐसी जर्जर छत के नीचे कैसे बैठा दिया गया? फिर यह बड़ा सवाल है। वैसे शासन प्रशासन तभी चेतता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। जब मार्च में बाड़मेर में सरकारी स्कूल में एक हादसा हुआ था और एक मासूम बच्ची की जान चली गई थी, तब क्या सरकारी सिस्टम ज्यादा बड़े आंकड़े का इंतजार कर रहा था कि और बड़ी संख्या में बच्चे मरें, तब जाकर वो कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिससे कि सारे स्कूलों में इसको लागू कराया जा सके? इस बात का इंतजार हो रहा था। या फिर सिस्टम झालावाड़ के बाद अगले किसी बड़े स्कूल के हादसे का इंतजार में बैठा हुआ है? क्योंकि हमारी पड़ताल तो यह बताती है कि ऐसे स्कूलों की सूची और ऐसे लिस्ट काफी लंबी है जो किसी भी वक्त बच्चों के लिए कब्रिस्तान साबित हो सकते हैं। राजस्थान के ही भरतपुर के बवाना इलाके में इतमादपुर गांव है। इस सरकारी स्कूल की हालत देखिए जरा, वो आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। दीवारों में करीब 6 इंच से ज्यादा का गैप दिख रहा है। दीवारें कब गिर जाए, अब गिरी कि तब गिरी है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल के कई कमरे जर्जर हालत में हैं। टीचर्स इमारत का कुछ कर नहीं सकते, इसलिए बच्चों को खुले में ही पढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जैसे तैसे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा भाई? बारिश के साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी पानी में चली जाएगी। झालावाड़ हादसे की वजह से आज वो सभी गरीब माँ बाप डरे हुए हैं जो मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर है। उन्हीं में से एक है राजस्थान के बूंदी जिले का प्राइमरी स्कूल। इसकी बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। जरा देखिए, छत का प्लास्टर जाने कब का झड़ चुका है। छत में लगा सरिया साफ साफ दिख रहा है और एक कमरा तो इतना बदहाल है कि उसे बंद करना पड़ा है। गांव के लोगों का कहना है कि बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो सकती है और बच्चों की जान को खतरा लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर स्कूल की बिल्डिंग की मेंटेनेंस नहीं की गई तो आगे से अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे। सोचिए, अगर बदहाल बिल्डिंग ही स्कूली बच्चों की राह में रोड़ा बन जाए तो गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह सिर्फ राजस्थान की समस्या नहीं है। सरकारी स्कूलों की बदहाली एक राष्ट्रीय समस्या की तरह है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के एक प्राइमरी स्कूल की तस्वीरें दिखाता हूं आपको। यह देखिए, 25 साल पुरानी स्कूल की इस इमारत की छत का प्लास्टर कभी भी गिर जाता है।
हालत इतनी जर्जर है कि जिस कमरे में बच्चों के लिए मिड डे मील बनता है, उस कमरे के ऊपर पॉलीथीन डालकर बच्चों के लिए खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि छत तो टपकती रहती है, ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर भी प्लास्टर का सीमेंट भी झड़ कर गिरता रहता है। ऐसी ही हालत झालावाड़ की भी थी, लेकिन लापरवाही और अनदेखी मासूमों के लिए काल बन गई। इस वक्त एक और तस्वीर जो हमें और आपको डरा रही है, सता रही है, वो ये है जो अब तस्वीर दिखा रहे हैं। ये झालावाड़ हादसे के वाली स्कूल की ही तस्वीर है, जरा देखिए। और कहा जा रहा है कि इस तस्वीर को जरा देखिए, और ये हादसे के ठीक पहले की तस्वीरें बताई जा रही है। और कहा जा रहा है कि हादसे से पहले बारिश होने लगी तो प्रार्थना के लिए सभी स्कूली बच्चों को क्लास में भेजा गया था। तब सभी बच्चे अपनी अपनी चप्पल उतार कर क्लास रूम में गए थे। बच्चों ने नियम के मुताबिक एक पंक्ति में चप्पलें उतार कर रखी और अंदर गए। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या चप्पल रखने से लेकर स्कूल बनाने के नियम बनाने वाले जो लोग जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं क्या? बच्चों का डिसिप्लिन तो दिख रहा है। देखिए जरा कैसे कतार से बच्चों ने अपनी चप्पलें उतार कर रखी है। कितने अनुशासन में रहे होंगे बच्चे। काश इसका 10% अनुशासन, इसका 10% डिसिप्लिन भी अगर वहां के सरकारी बाबुओं को आ गया होता, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आ गया होता, सरकार के मंत्रियों को आ गया होता, तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बहरहाल देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि क्या अब राम की सीख भी भूल रहा है हिंदुस्तान, और क्यों फिल्म बागवान पर रोने वालों को अगला वीडियो भी जरूर देखना चाहिए। तो श्रवण कुमार की कहानी याद है आपको? दादा दादी, नाना नानी, किसी ने जरूर आपको सुनाई हो। सावन के महीने में कावड़ की चर्चा होती है तो श्रवण कुमार भारत को जरूर याद आ जाते, इस देश को जरूर याद आ जाते। उन्हें याद कर कैसी छवि उमड़ती है आपके मन में? एक बेटा जिसने अपने कंधे पर कावड़ इसलिए उठाई ताकि उसमें बिठाकर अपने बुजुर्ग और लाचार मां बाप को तीर्थ यात्रा करवा सके। श्रवण भारत के दिल में उतर गए, मिसाल बन गए, आशीर्वाद बन गए कि बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा। लेकिन श्रवण कुमार की कहानी जिस अयोध्या से जुड़ती है, वहां से आज मन को झकझोर देने वाली, दिल को चीर देने वाली तस्वीर सामने आई, जो ये कहने को मजबूर कर रही है कि श्रवण कुमार की कसम अब मत खाना। ये 80 साल की उस बुजुर्ग महिला की कहानी है जिन्होंने आज अयोध्या के अस्पताल में दम तोड़ दिया। उन्हें सड़क किनारे लावारिस मरने के लिए छोड़ दिया गया था, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं था, उनके अपने थे। घटना अयोध्या के किशुनदासपुर इलाके की। सीसीटीवी फुटेज 1 मिनट 22 सेकंड का है, इसको गौर से देखिए। इसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें दिख रहे ई रिक्शे पर इस बुजुर्ग महिला को जैसे फालतू सामान की तरह लाद कर लाया गया। भाई, सीसीटीवी में रात के लगभग 2 बजे का वक्त दिख रहा है। इस बुजुर्ग महिला को चादर समेत उठाकर एक युवक और युवती सड़क किनारे खाली जमीन पर लिटा देते हैं। बुजुर्ग महिला बेचारगी से दोनों हाथ जोड़ती भी है, शायद कह रही हो कि मुझे इस हाल में मत छोड़कर जाओ। लेकिन युवती उस पर चादर डालकर वहां से तुरंत निकल लेती। साथ ही एक दूसरी महिला भी दिखती, जो वापस आकर बुजुर्ग के चेहरे से चादर हटाती है और फिर उन्हें उसी हाल में छोड़कर चली जाती। बुजुर्ग महिला सुबह तक वहीं पड़ी रही। सुबह स्थानीय लोगों ने देखा तो पुलिस आई और बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। शायद उन्हें लगा होगा कि भाई अब अगर ये जीवन रह भी जाए तो किस काम का, और ऐसी जिंदगी जीकर भी क्या होगा। अगर उनके भीतर प्राण बचे भी होंगे कहीं,
तो भी वो इस सदमे से निकल गए होंगे कि अब इस धरती पर रहकर भी क्या करना है। यह संयोग था कि मौके पर सीसीटीवी का कैमरा लगा हुआ था, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई। वो चेहरे भी कैद हो गए जिन्होंने घिनौना काम किया था। उन्होंने तो मान लिया था कि बुजुर्ग महिला से छुटकारा पा लिया है, लेकिन उनकी मौत के बाद पुलिस घटनास्थल के आसपास के 100 से ज्यादा सीसीटीवी को खंगाल रही है। जिले के सभी ग्राम प्रधानों को और थानों को बुजुर्ग महिला की फोटो भेजकर उनकी पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। बुजुर्ग महिला के पोस्टर और पंपलेट जगह जगह लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पहचान कराने की कोशिश हो रही। तो यह तो तय है कि अगले कुछ घंटों में इन लोगों की पहचान सामने जरूर आ जाएगी दुनिया की, जिन्होंने इस काम को, इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया। बुजुर्ग महिला को जिस हालत में छोड़कर उनके घर वाले फरार हुए, उसे लेकर स्थानीय लोग भी बहुत गुस्से में हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस उन्हें ढूंढे और जरूरी कानूनी कार्रवाई करे, ताकि ऐसा अमानवीय काम करने वालों को उनके किए की सजा मिले। ये सुबह ये कारीगर आए, जब दुकान खोलने लगे तब उन्होंने देखा तो बताया, तो मैंने 100 नंबर पे फोन किया। उसके बाद पुलिस वाले क्या किए? पुलिस वाले आए तो बस उनको एम्बुलेंस वाले को फोन किए, तो एम्बुलेंस वाले आए, फिर लेके गए उनको इलाज करने जी। आपको क्या लगता है कि आज इतनी शर्मसार, इतनी मानवता को शर्मसार करने जो घटना हुई है, आप क्या कहेंगे इस पर? एक बुजुर्ग महिला को इस तरह छोड़ इसमें दिया। तो ये होना चाहिए, इसके चाहे जैसे जांच होना चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। तो वैसे मैं इस देश के हर बुजुर्ग को ये बताना चाहता हूं कि उनके अपने कानूनी अधिकार हैं। साल 2007 में बाकायदा कानून बन चुका है, जिसके मुताबिक संतान को माता पिता की देखभाल करना कानूनन अनिवार्य है। बुजुर्गों को उनके घर से जबरन नहीं निकाला जा सकता है। माता पिता को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक तौर पर प्रताड़ित करना एक जुर्म है और सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत इसमें कानूनी कार्रवाई होती है और लापरवाही पर 3 महीने की जेल या 5,000 रुपए जुर्माना तक हो सकता है। देखभाल की शर्त पर दी गई संपत्ति वापस ली जा सकती है। ये सारे कानून हैं। सरकार भी पेंशन, स्वास्थ्य और सुरक्षा योजनाओं में बुजुर्गों को प्राथमिकता देती है, लेकिन ये कानूनी अधिकार तभी काम आते हैं जब परिवार और समाज नैतिक तौर पर बुजुर्गों के साथ खड़ा होता है, उन्हें भावनात्मक सहारा देता है, सम्मान देता है, सुरक्षा देता है। लेकिन जहां अयोध्या जैसे मामले हों, वहां क्या कहेंगे आप? जिस देश में माता पिता को भगवान की तरफ पूजने की सीख दी जाती रही है, उस सीख को कचरे के ढेर में फेंकने वाले लोग ये कहां से आ रहे हैं? उनका दिल क्यों नहीं पसीजता, क्यों नहीं कचोटता कि जिस मां बाप ने सीने से लगाकर उन्हें पाला पोसा, लायक बनाया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए खपा दी, उसके साथ वो क्या सलूक कर रहे हैं? अयोध्या तो धर्म नगरी है साहब, साधु संतों का गढ़ है, भारत की सांस्कृतिक पहचान है। कथा प्रवचन इसकी हवा में घुले हुए हैं, जो कहते हैं कि अपने माता पिता को कभी मत रुलाओ, नहीं तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अयोध्या से राम का नाम जुड़ा हुआ है, जिन्होंने माता पिता की भक्ति का आदर्श दुनिया के सामने रखा, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हो। वहां ऐसी घटनाएं होती है तो आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। ये अयोध्या के नाम पर दाग लगाने वाला काम है। सवाल यह है कि क्या अब राम की धरती, राम की भूमि भी राम की मर्यादा और उनके आदर्शों को भूल रही? मुंबई में हाल ही में ऐसी ही एक घटना और सामने आई, जहां एक पोता अपनी बुजुर्ग दादी को कचरे के ढेर में फेंक गया था, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित महिला यशोदा गायकवाड़ के पोते का पता लगाया। हालांकि अपनी सफाई में पोते ने कहा कि उसने दादी को कचरे में नहीं फेंका था, उनको घर से निकलने की आदत थी। लेकिन पुलिस की जांच में स्पष्ट हो गया कि पोता झूठ बोल रहा है। उसने ही दादी यशोदा को कूड़े के ढेर में फेंका था। अब जरा 3 दिन पहले यानी 22 जुलाई को वायरल हुए एक और वीडियो को देखिए। यह वीडियो भी यूपी का बताया जा रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला
एक सोसाइटी के बाहर बदहवास हालत में मिली। इनका दर्द सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कलयुग में रिश्तों की हकीकत क्या से क्या हो गई। तो इस बुजुर्ग महिला को उसका बेटा बाइक पर बिठा कर लाया और एक सोसाइटी के गेट के बाहर छोड़कर फरार हो गया। सोसाइटी वालों ने पूछा तो पता चला कि इसके साथ मारपीट भी की गई। इनके हाथ में चोट के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये वही देश है जहां बागवान जैसी फिल्मों के इमोशनल सीन देखकर लोग आंसू बहाते हैं, गाने गाते हैं, गुनगुनाते हैं। रूप धरती पे माता पिता उस विधाता की पहचान है। खुद को श्रवण कुमार साबित करने की कोशिश करते हैं और वहीं उसी देश में इस तरह की तस्वीरें जब आती है तो हर आदमी चौंक उठता है। इसीलिए कह रहा हूं कि बागवान जैसी फिल्मों पर रोने वालों, इस वीडियो पर भी रो लेना। यह फिल्म नहीं है, भारतीय समाज की तेजी से उभरती हुई हकीकत है, सच्चाई है, जो हमें झकझोर रही, जो सवाल कर रही है कि देश में वृद्धाश्रम क्यों तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, सड़क चौराहों पर हाथ फैलाए बुजुर्गों की कतार क्यों बढ़ रही है। लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन का वीडियो भी देखिए, यह भी बमुश्किल 1 महीने पुराना है। इस बुजुर्ग महिला को यहां उसके बेटों ने लाकर छोड़ दिया और खुद फरार हो। इस बुजुर्ग महिला की हालत यह है, ऐसी सुध-बुध खो चुकी है कि कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। बाबा जी, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में बुजुर्गों के खिलाफ अपराध, विशेष रूप से उपेक्षा और उन्हें लावारिस छोड़ने की घटनाएं भारत में तेजी से बढ़ रही। लेकिन बुजुर्गों को सड़क पर बेसहारा छोड़ने की घटनाओं का अलग से आंकड़ा कोई उपलब्ध नहीं है। सामाजिक संगठनों और एनजीओ जैसे कि हेल्पेज इंडिया वगैरह इस तरह की घटनाओं को सामाजिक उपेक्षा का हिस्सा बताते, जिसकी वजह संयुक्त परिवारों का विघटन, एकल परिवारों का बढ़ता चलन वगैरह वगैरह बताया जाता है। युवा पीढ़ी नौकरी और आधुनिक जीवन शैली में व्यस्त होने के कारण बुजुर्गों की देखभाल को प्राथमिकता नहीं दे रही। व्यक्तिगत स्वार्थ और आर्थिक परेशानियां भी इसकी वजह बताई जाती है, जो भारतीय समाज में बुजुर्गों के परंपरागत सम्मान की सोच पर एक तरीके से चोट की तरह है। ऐसे में अयोध्या और इस तरह के धार्मिक स्थल जो कि मर्यादा और नैतिकता के प्रतीक हैं, वहां ऐसी घटनाएं होती हैं तो बताती है कि सामाजिक मूल्यों में जो एक गिरावट का सिलसिला है वो कहां तक पहुंच चुका है। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह दिखाने का कि चुनाव आयोग की वोटर वेरिफिकेशन मुहिम ने राजनीति में कैसा गजब रंग ले लिया है। तो जब चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन वाली प्रक्रिया का ऐलान किया था तो हो सकता है कि चुनाव आयोग की कई सारी टेक्निकल बातें आम लोगों के साथ साथ हमारे नेताओं को भी समझ में नहीं आई। लेकिन राजनीति तो उसी विधा का नाम है जो अपने वोटरों को जटिल से जटिल और कठिन से कठिन मुद्दों को आसान भाषा में समझा दे। तो उसी वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर बिहार से लेकर दिल्ली तक बहुत ही आसान टाइप की राजनीति चल रही है, बहुत ही आसान और समझ में आने वाले शब्दों में, या यूं कहूं कि बहुत ही हल्के शब्दों में एक दूसरे पर प्रहार हो रहा है। नेता चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, बिल्कुल भी टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं। जैसे आज ही का बयान, राबड़ी देवी का जो बयान है वो सुन लीजिए जरा। बेटे तेजस्वी पर सम्राट के जुबानी प्रहार से इतनी गुस्साई हुई थी कि साथी नेता को बोलना पड़ा कि मैडम अब छोड़ दीजिए, ज्यादा हो गया, रुक जाइए जरा, सुनिए। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है? जान के खतरा है, हम लोग सब सिफारिश किए हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है। तो पूर्व मुख्यमंत्री फुल फॉर्म में तो हैं ही, मुख्यमंत्री भी कहां पीछे रहने वाले थे। राबड़ी देवी के मुद्दे को
और तो राबड़ी देवी तो मुद्दे को गुंडई तक ले गई, लेकिन नीतीश उनके कपड़े और कलर तक चले गए। एक बार सुनिए उनको भी। देखिए ना, एक ही तरह का आई पहले पहनते थे, ये कपड़ा जो पहने हो सब, तो जो ही कह गई होगी तो उसी तरह से सब पहने हो। अलग अलग पार्टी वाला यही पहन के यहाँ के जनता को जवाब वही है। विधानसभा में विधान सब अनाप शनाप पहन करके चल रहे हो। और ऐसा पहले होता था, हर दिन खाली यही है भाई, बात कर रहे हैं, नेता बोल रहे हैं। आप जब तक सुनना चाहिए तो सुनते नहीं है। एक एक बात को सुनना चाहिए और अपनी बात यहाँ कहना चाहिए, लेकिन सुन ही नहीं रहे। तो वोटर पुनरीक्षण के मुद्दे पर बिहार में गजबे सियासत चल रही है। बयान तो और भी बहुत सारे थे, आपको सुनाते, लेकिन समय का अभाव है। देश का मूड मीटर में आज वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत और ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध, दिनेश गौतम और मेजर गौरव आर्या के साथ।